स्टडी आई 8 में आपका स्वागत है। आज हम 2-3 मार्च के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेके आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड कोविड वैक्सीन कौन सी बनी है? ऑप्शन ए कोविशेम, बी कोविफेज, सी कोविस्पेसी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कोविफेज। ऑप्शन बी कोविफेज है। कोविफेज दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड वैक्सीन कोविड वैक्सीन है जो कनाडा के अंदर 18 से 60 वर्ष तक वर्ग के आयु के बच्चे को उपयोग की अनुमति कनाडा सरकार ने दी है। बात करें कोविफेज को मेडिकागो कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। मेडिकागो कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया है। वहीं भारत की पहली रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन वैक्सीन कोवैक्सीट्रियम है। इसे बायोलॉजिकल ई कंपनी ने बनाया है। बायोलॉजिकल ई कंपनी का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, प्रति शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 मार्च, बी 2 मार्च, सी 1 मार्च, डी 28 फरवरी। तो इसका राइट आंसर है 1 मार्च। 1 मार्च को प्रति शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। प्रति शून्य भेदभाव दिवस पहली बार 1 मार्च 2014 को मनाया गया था। इसका उद्देश्य समानता को बढ़ावा देना है। इसका इस वर्ष का थीम है रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉ दैट इम्पावर। वहीं बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का जिक्र है। वहीं अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार का जिक्र किया गया है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न, हाल ही में इंडिया रेटिंग ने 2021-22 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 9.2% से कितना कर दिया है? ऑप्शन ए 7.2%, बी 8.2%, सी 8.4%, डी 8.6%। तो इसका राइट आंसर है 8.6%, ऑप्शन डी। भारत के रेटिंग विश्लेषण के अनुसार राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के वित्त वर्ष 2022 के वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि 147.2 लाख करोड़ रुपए होने की संभावना बताई गई है या और है भी। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का चौथा प्रश्न, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने 6 से 27 मार्च तक चलने वाले किस युद्धाभ्यास को यूक्रेन रूस विवाद के कारण स्थगित कर दिया है? ऑप्शन ए मित्र शक्ति, बी कोबरा वॉरियर्स,
डी खंजर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोबरा वॉरियर। कोबरा वॉरियर यूके के साथ ये युद्धाभ्यास होता है। इस युद्धाभ्यास को जो 6 मार्च से 27 मार्च तक यूके में चलने वाली युद्धाभ्यास को मतलब यूक्रेन और रूस विवाद के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। इस युद्धाभ्यास में जो भाग लेने वाले थे इसमें LCA तेजस एयरक्राफ्ट और भारत के अन्य लड़ाकू विमान भी शामिल थे। LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और अन्य भी लड़ाकू विमान थे जैसे MiG-29 और भी जगुआर, राफेल, इसमें से और भी शामिल थे। वहीं बात करें इस युद्धाभ्यास में तेजस के 5 विमान शामिल होते। अगर ये युद्धाभ्यास होता तो तेजस के 5 लड़ाकू विमान इस युद्धाभ्यास में शामिल होते और अन्य प्रमुख लड़ाकू विमान भी इसमें भाग लेते। वहीं US निर्मित C-17 ग्लोब मास्टर भी इस युद्धाभ्यास में शामिल होने की योजना थी, लेकिन रूस यूक्रेन के युद्ध को देखते हुए इस युद्धाभ्यास को स्थगित कर दिया गया है। आज का 5वां प्रश्न, हाल ही में किसान मोबाइल ऐप किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए IIT गांधीनगर, बी IIT रुड़की, सी IIT मद्रास, डी IIT पटना। तो इसका राइट आंसर है IIT रुड़की। IIT रुड़की के द्वारा हाल ही में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसे उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। इस ऐप को ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना के हिस्से के रूप में एक क्षेत्रीय किसान की जागरूकता कार्यक्रम के लिए लॉन्च किया गया है। वहीं बात करें तो इस कार्यक्रम में 3 जिले के किसान उत्तराखंड के 3 जिले के किसान इसमें शामिल हुए थे। वो जिला है हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल के ज़िले के किसान इसमें भाग लिए थे। तो इनके बारे में बस इतना ही। वहीं बात करें IIT गांधीनगर की, तो ये खारे पानी को स्वच्छ पानी में बदलने के लिए एक संयंत्र का विकास किए थे। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 6ठा प्रश्न, हाल ही में मालदीव को जोड़ने के लिए किस दूरसंचार कंपनी ने अंडर सी केबल भारत एशिया एक्सप्रेस को उतार देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए रिलायंस जियो, बी भारतीय एयरटेल, सी BSNL, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने हाल ही में मालदीव को जोड़ने के लिए दूरसंचार कंपनी अंडर सी केबल भारत एशिया एक्सप्रेस को उतार देने की घोषणा की है। वहीं बात करें रिलायंस जियो की, ये भारत के सबसे बड़े 4G नेटवर्क ब्रॉडबैंड हैं और ये इंडिया एशिया एक्सप्रेस सिस्टम को मालदीव के हुम्बले हिले से सीधे भारत को जोड़ेगा और वहीं भारत और सिंगापुर को दुनिया के प्रमुख इंटरनेट केंद्र से भी जोड़ने की योजना है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो भारत और यूरोप एक्सप्रेस प्रणाली को जोड़ने के लिए मुंबई से मिलान को जोड़ेंगे। वहीं सवोना को इटली में उतरती है और सवोना को इटली में उतारेगी
और मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागर के अतिरिक्त ये लैंडिंग शामिल है। वहीं बात करें तो इसको कब तक ये मतलब इंडिया एशिया एक्सप्रेस को कब तक ये मतलब सेवा में तैयार हो जाएगा, तो ये 2023 तक तैयार होने की उम्मीद है। वहीं इंडिया यूरोप एक्सप्रेस का 2024 के मध्य तक सेवा देने को तैयार हो जाएगा। वहीं बात करें मालदीव की राजधानी तो माले है, इसका मुद्रा रुफिया है और राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिस्ट है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 7वां प्रश्न, हाल ही में चैंपियन लीग 2022 के लिए सेंट पीटर्सबर्ग के प्रतिस्थान के रूप में यूएफए द्वारा किस शहर को चुना गया है? ऑप्शन ए पेरिस, बी सिडनी, सी लंदन, डी ब्रसेल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पेरिस। यूएफए, इसे पहले जाने यूएफए का फुल फॉर्म क्या होता है। यूएफए का पूरा नाम यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का यूएफए का जो फाइनल 25 फरवरी 2022 को जो चैंपियन लीग की मेजबानी को रूस से ये छीन लिया गया था 25 फरवरी को, यूक्रेन रूस विवाद के कारण। वहीं पुरुष का फाइनल 28 मई को होना था, वो भी वहाँ कैंसिल हो गया है। फ्रांस ने वहीं बात करें पेरिस की, तो फ्रांस ने पहली बार 16 साल पहले इस चैंपियन लीग की मेजबानी की थी। और जब बार्सिलोना, जिसमें ये मेजबानी किए थे फ्रांस, उस समय बार्सिलोना ने आर्सेनल को हराया था। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 8वां प्रश्न, हाल ही में डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के DTH का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी ऋषभ पंत, डी स्मृति मंधाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को हाल ही में डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के DTH का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। वहीं बात करें विराट कोहली, तो विराट कोहली BSF और पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और रोहित शर्मा निशान वैश्विक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और रोहित शर्मा हाल ही में इनको टेस्ट का भी कप्तान बनाया गया है श्रीलंका सीरीज के लिए, और ये वनडे और T20 के नियमित तौर के कप्तान हैं। तो अब 90 क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में चल रहे सिंगापुर इंटरनेशनल में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन ए मीराबाई चानू, बी गुंजा रानी देवी, सी PV सिंधु, डी कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने सिंगापुर में इंटरनेशनल भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं बात करें इस जीत से उन्होंने बर्मिंघम में आगामी 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के में एक स्थान को सुरक्षित करने में उनको मदद मिला है। इससे पहले भी मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक की
विजेता बनी थी, रजत पदक की विजेता बनी। मीराबाई चानू रजत पदक जीतने वाली पहली महिला है। भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला है। वहीं मीराबाई चानू ने 2017 में विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भी स्वर्ण पदक जीता है। 2018 में मीराबाई चानू ने भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा मेजर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इनके बारे में बस इतना ही। वहीं बात कर लें तो कर्णम मल्लेश्वरी की, तो कर्णम मल्लेश्वरी 2000 के सिडनी ओलंपिक में इन्होंने पदक हासिल किया था भारोत्तोलन में। ये भारत की पहली महिला थी। पीवी सिंधु की बात करें तो लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की यह पहली एक खिलाड़ी है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में संत रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार घोषित किया गया है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, बी रोजगार अधिकार दिवस, सी समानता का त्यौहार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी समानता का त्यौहार, जो संत रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाने की घोषणा की है। वहीं बात करें तो हाल ही में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से रामानुजाचार्य की मूर्ति को हैदराबाद में बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 216 फीट है। इनका उद्घाटन इस 216 फीट रामानुजाचार्य की मूर्ति का उद्घाटन 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो इनके बारे में बस इतना ही। तो आज का 11वां प्रश्न, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा? ऑप्शन ए लखनऊ, बी हैदराबाद, सी पटना, डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली। दिल्ली में भारत का ई कचरा इको पार्क खोला जाएगा। वहीं बात करें तो ई कचरा का मतलब पहले जान लें। तो ई कचरा का मतलब क्या होता है? ई कचरा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कचरा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कचरा जैसे खराब मोबाइल, लैपटॉप और अन्य भी इलेक्ट्रॉनिक के सामान जो खराब होते हैं। ई कचरा पार्क बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानें। ई कचरा बनाने का मुख्य उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को यूज करना और रिसाइकल करना। वही बात अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भारतीय रेलवे ने कुश्ती अकादमी खोलने की घोषणा की है, जो दिल्ली के किशनगंज में खोला जाएगा। वहीं बात करें तो भारतीय रेलवे के बारे में, तो भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर में है। वहीं रेलवे का सबसे लंबी सुरंग T49 है, जो जम्मू कश्मीर में ही है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 12वां और अंतिम प्रश्न, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन ए धृति बनर्जी, बी अलका मित्तल, सी अजय त्यागी, डी माधवीपुरी बुच।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। वहीं बात करें तो धृति बनर्जी की, तो धृति बनर्जी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरमैन है और ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय हेडक्वार्टर कोलकाता में है। वहीं अलका मित्तल की बात करें तो अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अजय त्यागी जो हैं, अजय त्यागी भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड के इससे माधवीपुरी बुच से पहले वो अध्यक्ष थे। और वहीं बात करें और महिलाओं के बारे में, पहली महिला कहाँ बने, तो वहीं दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कर्णम मल्लेश्वरी बनी है। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कर्णम मल्लेश्वरी बनी है, जो जो 2000 के सिडनी ओलंपिक में कांस्य मेडल जीतने वाली भारोत्तोलन में पहली महिला बनी थी। वहीं बात करें जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर शांति श्री धूलपड़ी है। तो इनके बारे में बस इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग स्टडी आई 8।